पिछली क्लास में डिस्कस किया था राष्ट्रीय वन नीति 1952 के बारे में। इस क्लास में अब डिस्कस करेंगे हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1988। अभी डेट आ गई है एग्ज़ाम का कि 30 अप्रैल तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम सब ये कोशिश है कि आपके 30 अप्रैल के पहले तक मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर करा दिए जाएँ। और जो भी करंट है पिछले 6 महीने 8 महीने का, इससे रिलेटेड करंट भी कंप्लीट करा देंगे जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो चलते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इसका उद्देश्य क्या रखा गया? इसका उद्देश्य रखा गया कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट अप्रोच होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? सस्टेनेबल मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट अप्रोच होना चाहिए। मैनेजमेंट अप्रोच होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सतत प्रबंधन, आपका सतत प्रबंधन होना चाहिए। किसका? फॉरेस्ट का ऐसा प्रबंधन किया जाए कि ये प्रबंधन आपका सतत प्रबंधन हो। सतत प्रबंधन का मतलब होता है कि आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रबंधन किया जाए कि आगे आने वाली जो जनरेशन होती है, जो पीढ़ी होती है, उनके लिए भी पर्यावरण अनुकूलन परिस्थितियों के साथ उनके लिए भी रिसोर्सेज संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित हो पाए। तो यही होता है आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट अप्रोच की बात की गई 1988 में। जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात 1952 में नहीं की गई थी। फिर इसमें क्या बोला गया? आपका सतत प्रबंधन की बात की गई। फिर इसका उद्देश्य क्या रखा गया? आपका सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। क्या बोला गया? सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है भाई? सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन क्या करना है हमें? हमें मृदा और जल संरक्षण करना है। हम पिछले वाले 1952 में बात किए थे कि हमारा कि सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बात किए थे, लेकिन इसमें एक और टर्म जुड़ गया, जल संरक्षण का, मृदा संरक्षण और जल संरक्षण का। इस वजह से कि उस समय क्या होता था कि ये बदलते हुए समय के साथ ये बात हमें पता चल गई कि अब हमें क्या करना पड़ेगा कि उन क्षेत्रों में भी हमें उत्पादकता अगर बढ़ानी है, किसी भी सूखे क्षेत्रों में या उस ऐसे क्षेत्रों को हम बंजर क्षेत्र से हम कन्वर्ट कर सकें कैसे हरित क्षेत्रों में, उसके लिए पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अगर पानी की आवश्यकता होती है तो सूखे वाले क्षेत्रों में हम वाटर रिचार्ज कर सकते हैं। बारिश के पानी को हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। उससे क्या कर सकते हैं? सिंचाई का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपका ये बिहार का एरिया है, बिहार, ये आपका बिहार का क्षेत्र है। इस बिहार के क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो दक्षिण वाला क्षेत्र इसका होता है बिहार का, ये दक्षिण का क्षेत्र, इस दक्षिण के क्षेत्र में, दक्षिण वाले क्षेत्र में ये लगभग क्या है? सूखा वाला क्षेत्र है। आपकी गंगा नदी फ्लो होती हुई यहीं चली जाती है और ऊपर का ये जो क्षेत्र होता है ये तराई का क्षेत्र होता है। यहाँ पर नदियों का एक जाल सा बना होता है। लेकिन ये वाला क्षेत्र जो होता है ये इसका सूखा वाला क्षेत्र होता है। ऐसे क्षेत्रों के लिए अगर यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था करनी है तो सिंचाई की व्यवस्था कैसे की जाएगी? ऐसे यहाँ पे अब यहाँ पे बारिश उतनी ज़्यादा होती नहीं है, रेनफॉल इतना होता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर जब बारिश का पानी हो, अगर हम वाटर कंजर्व कर सकें तो यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। और सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होने से हमारी उत्पादकता में क्या होगी? ये क्या वृद्धि होगी? उत्पादकता, कैसी उत्पादकता में वृद्धि होगी? कृषि उत्पादकता में। किसमें? कृषि उत्पादकता में आपकी क्या होगी? वृद्धि होगी। जब एग्रीकल्चर क्षेत्र में वृद्धि होगी और यहाँ पे ऐसे क्षेत्रों में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकेंगे? वनीकरण कर सकेंगे। क्योंकि वनीकरण तभी हम कर सकते हैं, फॉरेस्ट कवर को हम तभी बढ़ावा दे सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, फॉरेस्ट कवर को, जब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? आपका इरिगेशन की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो। किसकी सुविधा हो? इरिगेशन मतलब सिंचाई की सुविधा हो, सिंचाई की। तो ऐसे क्षेत्रों में इसी वजह से 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में बात आई सॉइल और वाटर कंजर्वेशन की। और फिर आगे चलते हैं, फिर क्या बात किया गया कि हमारा ऐसा, इसमें ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाए, जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो इससे हमें क्या बनाना था? इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना था। क्या बनाना था? इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है? पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी संतुलन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाता।
अब ये पूछोगे भैया पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है? पारिस्थितिकी संतुलन होता क्या है कि मान लो कोई भी आपका क्या है परितंत्र है। परितंत्र मतलब जैसे मान लो हम मान लिए कि ऐसा परितंत्र जहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉरेस्ट परितंत्र हो या वनस्पतियों का परितंत्र हो। वनस्पतियाँ में मतलब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, छोटे-छोटे आपके घास हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होती हैं कि आपके पेड़-पौधे हो सकते हैं, छोटे-छोटे, बड़े-बड़े, बड़े वाले पेड़ हो गए, छोटे वाले पेड़ हो गए। ऐसे पेड़ों में क्या होता है कि कोई भी पेड़ ऑटोट्रॉफ्स मतलब पेड़ क्या होते हैं, ये क्या होते हैं स्वपोषी होते हैं। तो ये हमेशा कोई भी परितंत्र तभी सही चलता है सही माने में जब वहाँ का खाद्य जाल जिसे बोलते हैं फूड चेन, खाद्य जाल जिसे बोलते हैं क्या, फूड चेन। फूड चेन और खाद्य जाल से बना हुआ आपका पूरी तरह से, इसे खाद्य जाल क्या इसे बोलते हैं, खाद्य जाल या श्रृंखला। और इसके बाद से क्या होता है फूड वेब, जब पूरी श्रृंखलाओं का निर्माण हो जाता है तो उसे बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब मतलब खाद्य जाल, खाद्य जाल। तो अगर इस खाद्य जाल में सही हर एक लेवल पे क्या होता है कि ऊर्जा का ट्रांसफ़र हमेशा क्या होता है एक लेवल से एक लेवल पे होता है। तो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशी होता है, एक दिशी होगा ऐसे क्षेत्रों में। तो अगर ऊर्जा का जो प्रवाह होगा, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा, ऊर्जा का प्रवाह हर एक टॉपिक लेवल हर एक पोषण स्तर पे होगा। इस पोषण स्तर पे क्या होता है कि सबसे नीचे क्या होते हैं आपके उत्पादक हो गए, उत्पादक। इसके ऊपर क्या होंगे आपके प्रथम कंज्यूमर होंगे, और उसके ऊपर क्या होंगे द्वितीयक होंगे, उसके ऊपर तृतीयक होंगे। तो इन सब में क्या होता है कि ऊपर से नीचे से ऊपर एनर्जी का क्या होता है फ्लो होता है। अब इसी एनर्जी का जो फ्लो होता है, ये एनर्जी आपको मिलेगी कहाँ से, जब तक आपको भोजन नहीं मिलेगा। आपको भोजन नहीं मिलेगा तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर जब आपका इसी भी भोजन के क्रम में जब टूट जाता है कोई भी जगह पे, अगर ये भोजन का क्रम टूटता है, उससे क्या आ जाता है परितंत्र, किसी भी परितंत्र किसी भी इकोसिस्टम में अस्थिरता आती है। और यही न टूटने की बात की जाती है कि आपका फूड वेब खाद्य जाल सही रूप से बना रहे, जिसकी वजह से क्या हो पारिस्थितिकी संतुलन बना हो। जैसे पारिस्थितिकी संतुलन में ये भी हो सकता है कि अगर मान लो कोई भी स्पीसीज आती है बाहरी से, मान लो कोई भी एग्जॉटिक स्पीसीज होती है, एग्जॉटिक स्पीसीज मतलब होता है कि मतलब कोई आक्रमण करने वाली ऐसी जात वाली कोई भी आपके प्लांट या एनिमल्स आते हैं, और वो क्या करते हैं कि दूसरे जो कमज़ोर वाली स्पीसीज़ होती हैं या पादप होते हैं उन्हें खाने लगते हैं। अब उन्हें खाने लगते हैं तो जाहिर सी बात है किसी भी परितंत्र में जब किसी भी एक सिंगल स्पीसीज़ का डोमिनेंस हो जाता है तो वो परितंत्र क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। जैसे मान लो आप जिस क्षेत्र जिस गाँव के हैं, उस गाँव में रहने वाले क्या हैं कि लोग हैं। उस रहने वाले लोगों में अगर मान लो कोई बाहुबली आ गया और बाहुबली क्या करने लगा ज़बरदस्ती आप पे आधिपत्य जमाने लगा, तो आपको वहाँ रहने का मन करेगा, ऐसे क्षेत्र में रहने का मन करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो क्या हो गया अनहेल्दी हो गया, असुरक्षित हो गया। तो इससे क्या होगा पूरा परितंत्र खराब होगा। इसी को बोला जाता है पारिस्थितिकी असंतुलन। और इसी चीज़ को नॉर्मल बनाने के लिए सही सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या बोला जाता है, पारिस्थितिकी संतुलन कहा जाता है। यही बात बोली गई कि इसमें हमारा कैसा प्रबंधन होना चाहिए, सतत प्रबंधन होना चाहिए, मृदा जल का संरक्षण होना चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए। इकोलॉजिकल आप बैलेंस कैसे स्थापित करोगे, इकोलॉजिकल बैलेंस आप तभी स्थापित कर पाओगे जब आप वनावरण को और वृक्षावरण को क्या करोगे बढ़ाओगे। तो फिर इसमें यही नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में फिर बात आई गई। क्या बात आएगी कि जो खाली पड़े, हम उसमें बोले थे सामाजिक वानिकी, 1952 में हमने बात किया था कि जो सामाजिक वानिकी होती है, सोशल फॉरेस्ट्री होती है, उस सोशल फॉरेस्ट्री के तहत हम क्या करेंगे कि हम क्या बात किए थे 1952 वाले में हमने बात किया था कि हम सोशल फॉरेस्ट्री के तहत हम गांव के ऐसे क्षेत्रों पे हम फलदार वृक्ष लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, फलदार वृक्ष लगाएंगे, जिससे क्या हो कि वहाँ पे पड़ती या बंजर पड़ी भूमियों का क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा वनीकरण किया जा सके। लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में हम ये बात लेके आए कि नहीं, पूरे भारत में जहाँ पे भी क्या होते हैं कि इरोडेड लैंड है, इरोडेड मतलब अपरदित लैंड है। क्या है, अपरदित लैंड है, अपरदित भूमि है, या बेकार पड़ी भूमि है, खाली पड़ी भूमि है, या खाली पड़ी भूमि है, खाली भूमि है। तो ऐसी भूमि पर हम क्या करना था, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना था, वनीकरण करना था, हमें वनीकरण करना था। अब हमने क्या बोला
कि पूरे अनुपयोगी भूमि जितनी थी, जितनी अपरदित भूमि थी, इस भूमि पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वनीकरण करेंगे। फिर हम क्या बोले, वनीकरण के साथ हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि आपका हम इसमें सतत फॉरेस्ट कवर करेंगे या ट्री कवर करेंगे, सतत। हम इसमें फिर क्या बोले कि सतत यहाँ पे वनावरण करेंगे, सतत वनावरण करेंगे। कहाँ पे, भू क्षेत्र पे, पूरे भारत के भू क्षेत्र पे हम सतत वनावरण करेंगे और टोटल भू लैंड का हम कितना करेंगे, 33% कर देंगे। अभी तक 33% हो नहीं पाया था, हम कितना करेंगे, 33% कर देंगे। फिर हमने क्या बोला कि जितने भी आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, हिल्स वाले क्षेत्र होते हैं, हिल्स वाले एरिया में, पहाड़ी वाले क्षेत्र में कितना कर देंगे, हमें 66% कर देंगे। 66% मतलब टोटल हिल वाले क्षेत्र का 2/3 पार्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट, हम इसका वनावरण करेंगे। क्या करेंगे, वनावरण। हम क्या करेंगे, वनावरण करेंगे 2/3 पार्ट। क्या, कौन से हिल वाले क्षेत्र होंगे आपके, जैसे मान लो ये आपका इंडिया है, इंडिया के इस वाले क्षेत्र में जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र होंगे, जितने भी आपके कितने होंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र होंगे, सिक्किम वाला हिमालय का क्षेत्र होगा, इधर आपका हिमाचल होगा, उत्तराखंड वाला क्षेत्र होगा, कश्मीर वाला क्षेत्र होगा। ऐसे वाले क्षेत्रों में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो वनावरण करेंगे हम ये कितना करेंगे, 66% कर देंगे। और जितने भी इधर के आपके और इसमें क्या बोला गया कि 33% क्या करेंगे, पूरे भू क्षेत्र का हम इसमें कितना बढ़ावा की बात कर रहे थे, 33% वाले एरिया का हम कवर करेंगे। और ये कवर कैसे होगा, ये कवर कैसे होगा भाई, ये कवर हम किस मेथड से कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, अफॉरेस्टेशन करें, वनी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या बोले, अफॉरेस्टेशन करें, अफॉरेस्टेशन। ये अफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, वनीकरण, वनों को लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर क्या बोला गया कि हम जितने भी आपके जितने भी अनप्रोड्यूस्ड लैंड थे, जिससे कुछ उत्पादकता नहीं होती थी, अनप्रोड्यूस्ड जितने भी भूमि थी, लैंड थी, उन पे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अफॉरेस्टेशन करें। कहाँ पे करें, अनप्रोड्यूस्ड लैंड पे। और फिर किस क्षेत्र पे, इरोडेड लैंड। कौन सा, इरोडेड, जो भी लैंड इरोडेड हो चुकी हैं, जैसे मान लो कि अपरदित हो चुकी हैं। अपरदन इसलिए इसलिए बोला जा रहा है ना कि हम सॉइल कंजर्वेशन करें, कि कहाँ पे करें, इरोडेड लैंड, अपरदित भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा हम वनीकरण करें। जिससे क्यों इरोडेड लैंड की बात की जा रही है, क्योंकि भारत के बहुत ऐसे क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्रों पे क्या होता है कि जहाँ पे मरुस्थलीकरण हो रहा है। अगर मरुस्थलीकरण को अगर हमें रोकना है कि वो हमारा ज़मीन क्या बंजर ना बनने पाए, वहाँ मरुस्थलीकरण ना हो, वहाँ पे अवनलिका अपरदन ना हो। अवनलिका अपरदन आप देखते हो कि जब पानी का फ्लो बहुत तेज़ होता है और भूमि में नमी की मात्रा कम होती है, तो वो ज़मीन तब देखोगे कि बहुत तेज़ी से कटाव होने लगती है, बहुत तेज़ी से उसका कटाव होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो किसी भी क्षेत्र पे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तापमान बहुत ज़्यादा हो गया, और तापमान होने से क्या होगा कि उस मिट्टी में क्या होगा, वाटर जो कंटेंट होता है, नमी, वाटर वेपर का जो कंटेंट होता है, वो क्या होता है, बहुत कम होने लगता है। बहुत कम होगा, वहाँ पर आर्द्रता बहुत कम हो रहती है। तो इसकी वजह, अगर पानी का प्रभाव वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ होता है, पानी का प्रभाव जब तेज़ी के साथ होता है, तो मिट्टी में क्या होता है, वो मिट्टी कटाव होने लगती है, वो मृदा कटने लगती है। तो कटते कटते क्या होगा, जब बहुत वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा बृहत मात्रा में अगर पानी आएगा और पानी का जो फ्लो होगा वो बहुत तीव्र होगा, इससे क्या होगा, बहुत तीव्र होने से गली अपरदन, जिसे अवनलिका अपरदन कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा होगा। जैसे चंबल नदी के द्वारा बहुत ज़्यादा अवनलिका अपरदन बुंदेलखंड क्षेत्र पे किया गया है, बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, बुंदेलखंड क्षेत्र पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है। बारिश जब बहुत कम होती है तो वहाँ की मृदा में थोड़ा नमी की मात्रा कम हो जाती है। नमी की मात्रा कम होने, तापमान जब अपने चरम पे होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी सूखी रहती है। मिट्टी जब सूखी रहती है और पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जब आता है, तो बहुत तेज़ी से अगर फ्लो करता है, तो वहाँ पे अपरदन होने लगता है, जिससे अवनलिका अपरदन होता है। अवनलिका अपरदन होने से वहाँ पे हम कोई भी, अवनलिका अपरदन अगर होता है तो ऐसे क्षेत्रों में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ की उत्पादकता क्या होगी, वो क्या होगी, कम होगी। जैसे उसमें क्या होती है, कृषि उत्पादकता आपकी कम हो जाएगी, कृषि उत्पादकता।
उत्पादकता मतलब किसी भी कितने एरिया में हम कितना अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हम उत्पादकता को मेज़र करते हैं। किसी भी एरिया में एक हमारा पैमाइश हो जाता है, एक हमारा पैमाना होता है, तो उसे क्या होता है उत्पादकता करते हैं। तो उस किसी उत्पादकता कम हो गई, तो वो क्षेत्र क्या होगा, पारिस्थितिकी क्षेत्र से अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में क्या होगा, वनीकरण भी नहीं हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि इरोडेड लैंड है, तो इरोडेड लैंड में अगर आप वनीकरण करने जाओगे तो वो क्या होगा कि वो मिट्टियों को उस ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा कि अगर सही से आप वहाँ पे वनीकरण नहीं करते हो, तो एक साइड मिट्टी का कटाव कंटिन्यू होता रहेगा, तो पेड़ भी गिर जाएगा, वनीकरण नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या किया जाता है कि बंजर पड़ी भूमि पे ऐसा प्रबंधन, सतत प्रबंधन किया जाए कि वहाँ वनीकरण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जब वनीकरण किया जाएगा तो वन लग जाने से ही क्या होगा कि ये मिट्टी को पकड़ के रखेगी, और जिससे क्या होगा कि नदी का जो पानी का फ्लो होगा वो भी कम होगा, और दूसरा वो मिट्टी भी बची रहेगी, और वहाँ कृषि उत्पादकता भी बढ़ती नज़र आएगी। और इससे क्या, कृषि उत्पादक बढ़ती नज़र आने से क्या होगा, मिट्टी वहाँ पे फर्टाइल होगी, उपजाऊ बनती चली जाएगी, उपजाऊ बनती जाएगी। इसी वजह से हमारा ऐसा ये प्रबंधन लाया गया कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 का, कि ऐसा प्रबंधन हो जो सतत प्रबंधन पे जोर दिया गया। सतत प्रबंधन की जो अवधारणा थी, ये 1988 में ऐसे आती है कि इस वजह से भारत इसमें बार बार इस बार में फोकस करता रहता है कि 1987 में क्या होता है, बर्टलैंड रिपोर्ट आती है। कौन सी आती है, बर्टलैंड रिपोर्ट आती है, बर्टलैंड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट सबसे पहली बार 1987 में ही क्या होता है, सतत सतत विकास विकास सतत विकास के बारे में बात करती है, सतत विकास के बारे में बात करती है। और 1988 में हमारी क्या बनती है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 बनती है, और यहाँ पे हम सतत प्रबंधन की बात किया करते हैं। फिर हमारा क्या काम था कि हम कंजर्वेशन सॉइल किस क्षेत्र में करें, सॉइल का कंजर्वेशन जो हमारा किया जाए वो हमारा किस क्षेत्र में सॉइल का कंजर्वेशन हो, ये भी बात आ सकती है। सॉइल का जो कंजर्वेशन होता है, जो मृदा संरक्षण होता है, ये मृदा संरक्षण किस क्षेत्र में हमारा किया जाए, ये मृदा संरक्षण हमारा किया जाए किस क्षेत्र में, नदी वाले क्षेत्र में, नदी के क्षेत्र में। ये मृदा संरक्षण किस क्षेत्र में हो, आपके आपके झील वाले क्षेत्र में, झील वाले क्षेत्र में। फिर मृदा संरक्षण किस क्षेत्र में हो, तालाब वाले क्षेत्र में, जिससे कि ये परितंत्र का क्या हो, खराबी ना हो, परितंत्र बचा रहे। क्यों नदी वाले क्षेत्र में, क्योंकि हम चाहते हैं कि अवसादीकरण ना हो। अवसादीकरण 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 ना हो, ना हो, और यहाँ पे अवसादीकरण ना हो। इससे क्या होगा, अवसादीकरण हो जाने से क्या समस्या होती है, मान लो कोई भी ये कोई भी नदी का क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे नदी जब आती है, तो ये अपने साथ अवसाद लेके आती है। अवसाद मतलब सेडिमेंटेशन। तो अवसाद लेके आती है, तो अवसाद लेके आने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल्डर्स, छोटे छोटे क्ले, मृतिका के यहाँ जमा होने लगता है। तो इतने से इतने सतह तक यहाँ पे पानी का जो क्षेत्र होता है, उसका कैचमेंट एरिया होता है, कमी आ जाती है। इससे पानी का अब सतह यहाँ से फिलअप होने लगता है। लेकिन कैचमेंट एरिया यहाँ से स्टार्ट होना था, तो इतना लेवल का जो पानी है वो कहाँ जाएगा, इसके कैचमेंट एरिया से बाहर निकलेगा। जब कैचमेंट एरिया से बाहर निकलेगा, तो इस वाले क्षेत्र में अगर आवास बसे हुए हैं, इस क्षेत्र में क्या होगी, आपदा जैसी समस्याएं आएगी। इस क्षेत्र में कैसी समस्या, अगर इस क्षेत्र में आवास हैं तो यहाँ पे आपदा जैसी समस्या आएंगी, ये पानी का क्षेत्र बाहर निकलेगा। तो आपदा जैसी समस्या, इस आपदा जैसी समस्या कैसी आपदा होगी, बाढ़ आपदा होगी, बाढ़ आपदा। और इसी आपदाओं को रोकने के लिए हमने क्या बोला कि हमारा मृदा जो संरक्षण होना चाहिए, सॉइल कंजर्वेशन होना चाहिए, वो नदी के क्षेत्र में, झील के क्षेत्र में, तालाब के क्षेत्र में हो, जिससे परितंत्र बना हो, सिल्टेशन यहाँ पे ना हो, अवसादीकरण ना हो। तो इसी वजह से क्या किया गया, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन की बात की गई। और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम सूखा प्रभावित क्षेत्रों को आपको कम करना था हमें, और हमें बाढ़ को प्रभावित क्षेत्रों को कम करना था। हमें क्या करना था कि हमें कंजर्वेशन करना था, किसका, मृदा का और पानी का। और फिर हम एक बार पे इस पे आए कि इन सब चीज़ होने के साथ साथ हमारा क्या हो, आर्थिक लाभ हो। इन सब चीज़ों से हमारी आर्थिक लाभ हो, आर्थिक लाभ किया जा सके, आर्थिक लाभ
आर्थिक लाभ सुनिश्चित हो। इससे ज़्यादा अब नहीं है, इसे कंप्लीट करते हैं। अगला वीडियो हम बनाएंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का। हम ये चाह रहे हैं कि छोटे छोटे चीज़ों समझा करके आपको तुरंत तुरंत टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 क्या है? वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है। अब आपको मैंने क्या क्या फटाफट पढ़ाया उसके बारे में आप जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं 10-15 सेकंड में। पहले हमने बोला कि हमारी ये क्या है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। इसके बारे में हम क्या बात किए कि हमारा जो हिल्स वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे आपका वनीकरण कितना होना चाहिए, 66% को होना चाहिए, मतलब 2/3 पार्ट होना चाहिए। फिर हमने क्या बोला कि आपका जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत हम क्या बोल रहे हैं, मृदा संरक्षण करेंगे। क्या करेंगे? मृदा संरक्षण करेंगे। क्यों करेंगे इसके बारे में हमने चर्चा कर दी। फिर हम क्या करेंगे, जो भूमि वाले क्षेत्र होते हैं उस वाले क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, आपका वनीकरण 33% का होना चाहिए। फिर हमने क्या बोला कि ऐसे क्षेत्रों में आपको मृदा संरक्षण करना है कि जहाँ से अवसादीकरण समस्या ना हो, अवसादीकरण की समस्या ना हो, करण की समस्या ना हो। इसकी वजह से हम मृदा संरक्षण करेंगे, समस्या ना हो। फिर हमने क्या बोला, इसका आर्थिक लाभ भी हमें मिल सके, आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सके, आर्थिक लाभ। और फिर हमने क्या किया कि हमारा जो प्रबंधन हो, 21 प्रकार प्रबंधन हो, सतत प्रबंधन किया जाएगा। हमारा कैसा होना चाहिए प्रबंधन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट अप्रोच होना चाहिए। ठीक है। बस अब यहीं पे टॉपिक ख़त्म करते हैं। आगे अब हम लेके आएंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। थैंक यू।